जो खबर हम आपको बता रहे हैं सबसे बड़ी है वो यही है कि डेडलाइन खत्म होने की बात बार बार दोहराते हुए डोनाल्ड ट्रंप अब सीधा 8 बजे के बारे में कह रहे हैं, मतलब ईस्टर्न टाइम, मतलब लगभग भारत में 5:30 बजे सुबह का वक्त होगा। वो कह रहे हैं 4 घंटे के अंदर एक पूरी सभ्यता को हम खत्म कर देंगे, वो ये कह रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी, दूसरी तरफ ईरान भी तो हमले नहीं रोक रहा है। ईरान अभी शारजा पर हमले किए हैं, शारजा के साथ साथ आप सोचिए 2 लोग घायल हुए हैं। अब टेलीकम्युनिकेशंस की कोई दफ्तर है उस पर हमले कर रहे हैं, वो तुर्की में इजरायली एम्बेसी पर हमले कर रहा है। सुधांशु जी, देखिए, ईरान के सामने कुछ विवशताएं भी हैं। मानी हुई बात है कि अमेरिका की इतनी बड़ी फौजी ताकत का ईरान सीधे मुकाबला नहीं कर सकता, और इसलिए आज उसके सामने विकल्पहीनता की स्थिति है, विवशता है कि वो क्या करे। तो उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में जहां कहीं भी उसको लगता है कि अमेरिका के बेस हैं और उनमें वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है। मगर यहां पर एक बात समझिए, ये पूरी की पूरी समस्या वहां से शुरू हुई है कि जो इस्लामिक कंट्रीज, एक तरीके से जिसे आप कह सकते हैं ना कि अरेबिक वर्ल्ड था, उसके नेतृत्व पाने की छटपटाहट में जो जितने भी बड़े देश हैं, एक जमाने में टर्की के पास इसका नेतृत्व था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। जब वो गया तो इजिप्ट ने कभी ये ख्वाब पाला, जब अनवर सादात से पहले कर्नल नासिर ने, कि वो इंटायर अरब वर्ल्ड के लीडर होंगे। फिर वो ख्वाब सद्दाम हुसैन के दिल में आया कि वो लीडर हो जाएंगे, तो कभी सऊदी अरबिया को लगता वो लीडर हो जाएंगे, तो कभी अयातुल्लाह खुमैनी ने को लगता था 80s में कि वो लीडर हो जाएंगे। समस्या क्या है कि लीडर बनने के लिए इन सारे देशों में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये सिर्फ बम बनाने और सेना को मजबूत करने में लग गए। इनमें से किसी ने टेक्नोलॉजी में एक्सेल करने की कोशिश नहीं की। इसमें से किसी ने फार्मास्यूटिकल से लेके टेलीकॉम टेक्नोलॉजी से लेके नई टेक्नोलॉजीज के द्वारा, अगर इनमें से कोई भी एक देश अच्छा कर जाता तो वो इकोनॉमिकली डोमिनेट करने लगता दूसरे देशों को। यहां पे एक फंडामेंटल प्रॉब्लम माइंडसेट की है, वो उनकी स्ट्रेंथ भी है। मुस्लिम देशों में एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि वो बर्बादी के बाद भी वो लड़ते रहते हैं, चाहे इराक हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो। आपने देखा कि मतलब जिसे कहते हैं ना, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, वो लड़ते रहने की उनकी पॉजिटिव पॉइंट भी है। मगर नेगेटिव पॉइंट यह है कि लड़ने की इतनी ज्यादा शिद्दत हो जाती है कि उस शिद्दत के चलते हुए अच्छे दिनों में भी लड़ना और लड़ाई की तैयारी करना ही मेन एम हो जाता है और बाकी सब सब्सिडरी हो जाता है। आज के समय में मैं ये कह सकता हूं, ये दुनिया के लिए एक बहुत संवेदनशील समय है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस प्रकार की भाषा बोली है, वो भी अपने आप में बहुत संवेदनशील और चिंताजनक विषय है। परंतु जहां तक सभ्यता की बात है, यहां एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो सभ्यता का विषय उठाया गया है, ईरान ने भी कहा है कि हम 5000 साल पुरानी सभ्यता है। जब सभ्यता मूलक प्रश्न उठेगा तो फिर ईरान वो नहीं ईरान है जो 5000 साल पुराना था। अगर साउथ अफ्रीकन एम्बेसी ऑफ ईरान किंग साइरस के सिलेंडर का जो उद्गोल वो करती है कि देखिए साहब कितनी ह्यूमैनिटी आया था, तो मुझे लगता है ईरान वाले ईस्वी में बेबीलोनिया के किंग ने जब यहूदियों को मारने का पूरा तय कर लिया था, उन यहूदियों की जान ईरान के साइरस किंग ने आके बचाई थी। और आज मुझे लग रहा है जब ईरान की एम्बेसी साउथ अफ्रीका की पोस्ट करती है कि हम कितनी महान सभ्यता थे, तो वो भूल जाती कि महानता का जो आधार था उसी महानता से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है आज ईरान सिर्फ एक सैन्य द्वंद्व में, यानी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, एक सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट यानी सभ्यता के द्वंद्व में भी फंसा हुआ है। ठीक है, अब एक बार जैदी साहब के पास जाते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं। जैदी साहब, इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। आज सवाल है कि हम तो लड़ रहे हैं, हम इंपीरियलिस्ट पावर से लड़ रहे हैं, हम तो नहीं पीछे हटेंगे। लेकिन अब तो आप अपने लोगों को सामने कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं ह्यूमन श्रृंखला बनाइए पावर प्लांट्स के इर्द गिर्द। क्यों भाई? उनमें से अनेकों ऐसे लोग होंगे जिनकी मर्जी नहीं होगी। दूसरी तरफ, अरे भाई, उस ईरान की बात कर रहे हैं ना आप, जो सिविलाइजेशनली कहां पर था, जहां की पोएट्री, जहां की भाषा, जहां का तरीका, सब कुछ बिल्कुल अलग था। वो कह रहे हैं आज आपकी पहचान क्या है? हुती, हमास, हिजबुल्ला। इस पहचान पे आप कौन सा मॉरल हाई ग्राउंड लेंगे? नहीं, देखिए अंजना जी, ईरान आज भी अपनी सभ्यता के साथ खड़ा है और ये वही लोग हैं कि जिन्होंने इतिहास रचे हैं। और ईरान आज भी अपने उन्हीं क्राइटेरिया के ऊपर लड़ रहा है, अपने उसूलों को बचाने के लिए, अपने सिद्धांत को बचाने के लिए और अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, जिस तरह वो कई सौ साल से या कई हजार साल से लड़ता रहा है। हमने ईरान को काहे लड़ते रहना है? क्यों लड़ते रहना है? क्यों दुश्मन बनाने हैं?
ताकि क्यों? अपनी गैरत को बचाया जाए, अपनी इज्जत को बचाया जाए, अपनी संप्रभुता को बचाया जाए और अपनी उस हमीयत और खुददारी को बचाया जाए जिसके लिए ईरान लड़ रहा है। मैं समझता हूं वो लोग जो ईरान को सरेंडर की बात कर रहे हैं, वो लोग जो ईरान से बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि ईरान को सरेंडर हो जाना चाहिए, मैं समझता हूं उनके पास अपनी कोई इज्जत नहीं है, अपना कोई वकार नहीं है, अपनी कोई खुददारी नहीं है। सभी कुछ पुल के गिरने से मुल्क और सभ्यता खत्म नहीं होती, किसी यूनिवर्सिटी और किसी ब्रिज को तोड़ देने से, किसी रेलवे को तबाह कर देने से किसी सभ्यता का खत्म। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वैंस, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का बड़ा बयान है। वो ये कह रहे हैं कि वैंस को अभी भी ईरानी प्रतिक्रिया की उम्मीद है और वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी नौबत आती है तो बातचीत होगी और इसकी सुलह की तरफ हम इसको बढ़ेंगे। आज रात 8 बजे तक रिस्पांस संभव है, ऐसा जेडी वैंस कह रहे हैं। जल्दी से फैज दोनों को दिखा दिए, फैज खान साहब को और उनको। वो ये कह रहे हैं कि क्या मतलब है इसको झुकेंगे नहीं हम, वो ये कह रहे हैं जैदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ठीक है, जैदी साहब झुकेंगे नहीं कह रहे, लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूं, जिसमें लचक है उसी में जान है, अकड़ तो खाक मुर्दे की पहचान है। देखिए, बहुत अकड़ना और ठसन में रहना और घमंड में रहना, इससे व्यक्ति का नुकसानी होता है। इस बात से व्यक्ति को बचना चाहिए। आप अबू धाबी में मार रहे हैं, आप शारजा में मार रहे हैं, आप दुबई में मार रहे हैं, आप आरामको में मार रहे हैं, आप आम जनता के स्थानों पर मार रहे हैं, तो ये अकड़ कभी भी टिकेगी नहीं। और जहां तक सुधांशु भैया ने बात कही, 2 बिंदु मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूं कि ये अरब हो, तुर्की हो, ईरान हो, मिस्र हो, ये सब मक्का मदीना पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक दूसरे के देशों के हाथ की कठपुतली बन रहे हैं। और जहां तक पाषाण सभ्यता पर ईरान की सभ्यता को पहुंचाने की बात है, तो वर्तमान रिजीम उसको पहुंचा चुका था, लेकिन भारत ने मूल ईरान की जो 5000 साल पुरानी सभ्यता है ना, उसको भारत ने बचा कर रखा है। जमशेदजी नुसरवान जी टाटा, रतन टाटा, JRD टाटा, श्यामक डावर, बोमन ईरानी, सैम मानिक शॉ, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और तमाम ये जो मैंने सारे नाम लिए, ये सब सुरक्षित भारत में है। यही मूल ईरान और मूल फारस की संस्कृति है, जिसे करंट रिजीम ने खत्म कर दिया था। वो सब हमारे यहां रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूं, अमेरिका ईरान में घुसकर पूरे ईरान में अपने एक फाइटर प्लेन के पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है, तो उसके पास कितनी बड़ी ताकत है आपको समझना चाहिए। युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए। और एक बात और मैं जैदी भाई बताऊं, ये बचपना करना बंद कीजिए। कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पीछे मिसाइल उड़ रही है और मिसाइल में थैंक यू इंडिया आप लिख रहे हो, ये बचपना, ये रील बाजी छोड़िए। ईरान की जनता का थोड़ा सा ध्यान रखिए। हमारे देश में एक संवेदनशील और जनता के हितचिंतक प्रधानमंत्री हैं, जो कि भारत को हर तरीके से युद्ध की विभीषिका से बचाना चाहते हैं। और एक ईरान के शासक प्रशासक हैं, जानबूझ के चिढ़ाने वाले वीडियो बनाकर और कैसे दूसरे देश उन पर हमला कर दे। अबू धाबी में आप हमला कर रहे हो, आप शारजा पे हमला कर रहे हो, चिढ़ाने के लिए वीडियो भी बना रहे हो, उसमें थैंक यू इंडिया भी लिख रहे हो। साहब, ऐसे में तो आप उकसा रहे हो। आपको आपके देश की जनता का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। मैं बारंबार भारत के मुसलमानों से और तमाम लेफ्ट के भी जो बुद्धिजीवी है, यार आप लोग इतने सुरक्षित इसलिए हो क्योंकि आप भारत देश में हो और भारत का नेतृत्व एक कुशल व्यक्ति के हाथ में है। तो उनको सहयोग कीजिए, ना कि बार बार कहिए कि इस देश का समर्थन कीजिए, ईरान का समर्थन कीजिए, उस देश का समर्थन कीजिए। 1000 करोड़ रुपए जो इकट्ठा हुआ है, यह इस बात का संकेतक है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट गलत है, कि मुसलमान आर्थिक स्थिति में सबसे पीछे है। नहीं है आर्थिक स्थिति में सबसे पीछे। आपके पास ईरान की मदद के लिए जो पैसे भारत में इकट्ठा हुए, उसी की चर्चा कर रहे हैं। और क्या कह रहा हूं, 1000 करोड़ रुपए में कितने स्कूल, कॉलेज, कितने यूनिवर्सिटीज बन जाते, हॉस्पिटल बन जाते। सुधांशु भैया ने ठीक बात कही। मुस्लिम देश लड़ने के लिए आगे आते हैं, पर अशिक्षा से नहीं, बीमारियों से नहीं, केवल एक दूसरे को मारने के लिए लड़ने में आगे आते हैं। जवाब दीजिए। और जैदी साहब बताइए ना, शारजा में एक सेकेंड, अगर मैं गलत हूं तो मैं करेक्ट होने को तैयार हूं। शारजा में कौन सा अमेरिकन एयरबेस है? शारजा में क्यों हमला किया गया है? क्योंकि अभी तक जितनी जानकारी हम लोगों के पास है, अबू धाबी में अमेरिकन एयरबेस जरूर है, शारजा के लोगों पर क्यों, शारजा में क्यों? देखिए, मैं आपकी सारी बात का जवाब दूंगा, लेकिन मैं खान साहब को यह कहना चाहता हूं कि देखिए, किसी को झुकाने की बात कि वो अपने तमाम उसूलों से ईरान के ऊपर, आपको मैं बता दूं 47 साल से पाबंदी है। आप जिस ईरान की बात कर रहे हैं कि वो लड़ने में
लगे हुए हैं और अपनी तरक्की नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका और दुनिया की बड़ी पाबंदियों के बावजूद वो रैंक हासिल की है। आज नैनो टेक्नोलॉजी देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी देखिए, उनकी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग को देखेंगे ना तो आपकी समझ में आएगा, क्योंकि आप लोगों के पास ग्राउंड की कोई रिपोर्ट नहीं है ईरान से और आप वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडा का शिकार होकर रिपोर्ट है। चाइना पूरा पाकिस्तान के रास्ते मदद भेजता जा रहा है, ईरान में तबाही होती जा रही है। चाइना के हाथ का टूल मत बनिए। अभी भी मैं ईरान के शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, चाइना का टूल मत बनिए आप लोग। पाकिस्तान के रास्ते लगातार हथियार आ रहे हैं, ईरान लड़ता रहेगा, वहां के सब की तानाशाह लड़ते रहेंगे, जनता का क्या होगा? आम आदमी रेल में नहीं बैठ पा रहा है, बस में नहीं बैठ पा रहा है, स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहा है, मॉल मल्टीप्लेक्स बंद है, हॉस्पिटल बंद है, पता नहीं कहां पर हमला हो जाए। और आप चाइना से हथियार लेकर दूसरे देशों पर मार रहे हैं, मजाक वाले वीडियो बना रहे हैं। आपने मजाक समझ के रखा है विश्व युद्ध को। कुछ वीडियो अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए, अल्लाह ना करे, क्योंकि ट्रम्प साहब भी कम नहीं है। फैट मैन, लिटिल बॉय लोग पहले छोड़ चुके हैं। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, क्या होगा?